नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की सुर्खियों की। 1 से 30 अप्रैल तक होगा हरिद्वार कुंभ। नीलकंठ से रुड़की रोड तक मेला क्षेत्र घोषित। प्रशासन ने जारी की अधिसूचना। कुंभ में आने के लिए कोविड रिपोर्ट नेगेटिव लाना जरूरी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश। बढ़ते कोरोना को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। सल्ट उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला। उत्तराखंड में पहली बार ग्लव्स पहनकर वोट डालेंगे मतदाता। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब होगी सख्ती। उत्तराखंड ने नई एसओपी की जारी। नियमों का पालन न होने पर जुर्माने के आदेश। 30 अप्रैल तक लागू रहेगी नई एसओपी। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। प्रदेश में मिले 24 घंटे में 200 नए संक्रमित। 1100 के पार हुई एक्टिव केसेस की संख्या। प्रदेश में जल्द स्थापित होगा आपदा प्रबंधन शोध संस्थान। 2 एयर एम्बुलेंस की भी मांग। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसला। खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले रुद्रपुर से बड़ी खबर आ रही है। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। वाहन ओवरटेक करने को लेकर हुआ था हादसा। डीडी चौक के पास मारपीट का मामला आया सामने। पुलिस ने 3 लोगों पर दर्ज किया केस। रुद्रपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। वाहन ओवरटेक करने को लेकर हुआ था और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बंगाल, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित कर रहे हैं। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती है। जब भी भारत किसी चुनौती से घिरा है, बंगाल भारत को उस कालखंड में मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित रहा है। याद करिए, कवि चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरे क्षेत्र में अपनी भक्ति से सनातन धर्म को जीवित रखने का कार्य किया था। और कभी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी साधना से बंगाल की धरती को एक नई ऊंचाइयां दी। कभी इस धरती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी का बिगुल फूंका था और कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और बंगाल की ही धरती है जहां से स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और पूरी दुनिया के मंच पर जाकर के न केवल बांग्लादेश बंगाल का, बल्कि भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को वैश्विक मान्यता देने का कार्य किया था। बंगाल की धरती है जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का पहला नोबेल प्राइज प्राप्त किया था और भारत को राष्ट्रगीत देकर के पूरे भारत में आजादी के बाद राष्ट्रगीत के रूप में किसी की कृति को महत्व मिला था तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जन गण मन को मिला। और भाइयों बहनों, ये बंगाल की ही धरती है जिसने भारत को राष्ट्रगीत दिया वंदे मातरम के रूप में, जो भारत की आजादी का अमर गीत बन गया, जिसको गाते गाते हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल जाते थे। लेकिन विदेशी आक्रांताओं की, विदेशी फिरंगियों की गुलामी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये बंगाल की धरती है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की आजादी के बिगुल को एक नई ऊंचाइयां दी थी। और इसलिए बंगाल की धरती हमारे लिए अनेक प्रकार से पवित्र धरती है। ये धरती हमारे लिए
सागर में मायापुर, नवद्वीप, दक्षिणेश्वर, कालीघाट, तारापीठ, बंकेश्वर और कपिल मुनि के पवित्र आश्रम इसी बंगाल की धरती पर है। हर भारतवासी जब यहां पर काली बाड़ी की काली माई का दर्शन करने के लिए आता है, अपने को धन्य धन्य महसूस करता है। और आज तो मुझे आपके बीच में आकर के इस चुनावी सभा के माध्यम से बंगाल की इस धरती को प्रणाम करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की पीड़ा के साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी आई हुई है। बंगाल कभी भारत का समृद्ध राज्य माना जाता था। बंगाल कभी भारत का औद्योगिक राज्य माना जाता था। बंगाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक थी। लेकिन धीरे धीरे करके पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और फिर आज टीएमसी ने बंगाल के उद्योगों को नष्ट करके यहां के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। आज बंगाल में उद्योग नहीं, लेकिन टीएमसी का भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। टीएमसी के गुंडे किस तरीके से यहां पर अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही कहते मैं आया हूं, अभी 8 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक की निर्मम हत्या यहां पर हुई है। और हम आपसे कहने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, ज्यादा दिन नहीं, कुल मिलाकर के 40 दिन का समय है। और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब बंगाल के अंदर तब टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और इन सभी गुंडों को ढूंढ करके कानून के शिकंजे में डालने का कार्य किया जाएगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। यहां पर न रोजगार की व्यवस्था थी, न नौकरी की व्यवस्था थी, उद्योग धंधे बंद हो गए। टीएमसी के गुंडे तोलाबाजी करके विकास के लिए आने वाले पैसे को जबरन हड़पने का काम करते हैं। और यहां की जनता विकास के नाम पर देखती रह जाती है। विगत वर्ष यहां पर एक साइक्लोन आया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा यहां के लोगों को सहायता देने के लिए किया, लेकिन पैसा टीएमसी के गुंडों ने हड़प लिया। जनता के पास पैसा गया ही नहीं, रात पहुंची ही नहीं। सरकार ने जनता के सामने ये पहुंचने ही नहीं दिया। इसका मतलब टीएमसी का विकास में कोई रुचि नहीं। ममता दीदी पिछले 10 वर्षों से मुख्यमंत्री है। और भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्षों में उन्होंने बंगाल के अंदर कितने लोगों को मकान दिया है, प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को दिया है, ये पूछा जाना चाहिए। अकेले उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख गरीबों को एक आवास यूपी के अंदर दिया है। 1 करोड़ 38 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं। 1 करोड़ 35 लाख गरीब परिवारों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन दिया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीब परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराया है। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आरोग्यता का बीमा कवर उपलब्ध करवाया है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ 42 लाख किसान परिवारों को 6000 रुपए सालाना प्रदान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, आखिर ये लाभ बंगाल की जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर उत्तर प्रदेश की जनता को ये लाभ मिल पा रहा है तो फिर बंगाल की जनता को ये लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण साफ है, टीएमसी की सरकार का लोक कल्याण में, जन कल्याण में, जनता के हितों पर कोई ध्यान नहीं है। तो ये थे बंगाल से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने टीएमसी की सरकार पर सीधे सीधे तंज कसते हुए कहा है कि बंगाल की जनता पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद बात करते हैं खबरों की। उत्तराखंड के खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने आज ऊधम सिंह नगर जनपद के अधिकारी व खाद्य विभाग के अधिकारियों संग बैठक जिला मुख्यालय रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीद को लेकर आज खाद्य मंत्री बंशीधर भगत द्वारा जनपद के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीद के दौरान ताले तोल में गड़बड़ी करने वाले मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वह खुद किसान के बेटे हैं और वे किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने धान के भुगतान को लेकर कहा है कि सभी का अप्रैल माह तक धान भुगतान कर दिया जाएगा। उस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जनपद में पिछले साल 19 सेंटर अधिक बनाए गए थे। इसके साथ ही उन्होंने गेहूं खरीदकर गोदामों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। मुझे मालूम है कि ऊधम सिंह नगर कृषि उत्पादन में सबसे आगे है। अभी गेहूं के जो फसल है वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ होती है। तो हमने पिछले 2-3 मामले तय किए हैं। एक तो जो धान का पेमेंट नहीं हुआ किसान का, वो अप्रैल के माह चाहे हमें कैबिनेट में जाना पड़े, उसके लिए हमने कैदिया अधिकारियों को कागज़ लेके आए और उसको कैबिनेट में पास करा के जैसे तैसे पोर्टल में उसको चढ़ा के किसानों की पेमेंट होनी चाहिए, क्योंकि किसान का कोई दोष नहीं, दोष सब हम लोगों का। दूसरा, गेहूं की खरीद सामने है। 1 अप्रैल से हमारे 100 कितने कांटे हैं कुल मिलाकर, 59 कांटे जो भी हैं, पिछले वर्ष से लगभग 9-10 कांटे ज़्यादा हैं। जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज सीओ सिटी अमित कुमार नेतृत्व में कोतवाली क्षेत्र के बिंदुखेड़ा इलाके में अवैध कच्ची शराब को लेकर कई टीमों द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने क्षेत्र के 18 भट्टियों को नष्ट किया, जबकि मौके से 300 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए हजारों लीटर लहन को भी नष्ट किया गया। हालांकि छापेमारी की सूचना मिलते ही शराब तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं अफीम की खेती को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। नहीं बनी है। इसमें आज सुबह से ही बिंदुखेड़ा अर्जुनपुर रायपुर क्षेत्रों में नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध रूप से जो कच्ची शराब बनाते हैं उसमें तकरीबन 18 भट्टियों को तोड़ा गया है, जिसमें 300 लीटर कच्ची शराब और 20,000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। इसी दौरान हमें कार्रवाई करते हुए एक खेत दिखाई पड़ा जिसमें अफीम की खेती की जा रही थी। तो मौके पर ग्राम प्रधान बीडीसी मेंबर को बुला के उसमें खेत को जो उसमें अफीम बो रखा था उसको उखाड़ा गया, नष्ट किया गया। उत्तरकाशी के पुरौला ब्लॉक में जल संस्थान विभाग के अधिकारियों ने सभी नियम कायदे ताक पर रख दिए। जहां शासन से स्वीकृति नौगांव पेयजल योजना को गढ़वाल संस्करण के बजाय कुमाऊं मंडल अखबार में छपाई 91.80 लाख की निविदा देकर की गई। वहीं स्थानीय ठेकेदारों ने निविदा को निरस्त करवाने की मांग की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बता दें, स्थानीय अखबार की जगह नैनीताल हल्द्वानी की निविदा छपा दी गई थी। अपने साठगांठ के लिए किया गया गोपनीय तरीके से निविदा स्थानीय ठेकेदारों को इस योजना की भनक न चल सके, इसलिए ये कार्य किया गया था। और खबर रुद्रपुर से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने मेट्रोपोलिस कॉलोनी पार्क प्रांगण में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया। साथ ही समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान फागुन गीतों पर जहां पत्रकारों सहित आम लोग जमकर थिरके, तो वहीं वृंदावन से आए कलाकारों ने
फूलों की होली की प्रस्तुति भी की। खबर हरिद्वार से है, जहां आबादी वाले क्षेत्र में हाथियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। बीते रात हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 2 हाथी जंगल से निकलकर आ पहुंचे और काफी देर तक स्टेशन पर घूमते रहे। गनीमत ये रही कि स्टेशन खाली था। वहीं सूचना पाकर पहुंचे पार्क कर्मियों ने हाथियों को जंगल में खदेड़ा। बता दें कि लॉकडाउन के समय से ही हरिद्वार में आबादी क्षेत्र में जंगली जानवरों और हाथियों के आने जाने का क्रम बढ़ा है, जो अब भी जारी है। जिला अधिकारी आनंद स्वरूप ने विकासखंड सभागार में विभिन्न जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के पेयजल से संबंधित समीक्षा बैठक करने के साथ ही क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों से बैरीनाग विकासखंड क्षेत्र में चल रही पेयजल योजनाओं की जानकारी और वर्तमान में पेयजल की समस्याओं का समाधान करने की कार्रवाई की जानकारी दी गई। विधायक मीना गंगोला ने जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जो आज दिशा निर्देश उनको दिया गया है कि तत्काल जो विद्युत विभाग से जो वहाँ पे बिजली का काम होना है तो अगले 31 मार्च तक वो कंप्लीट हो जाएगा और मैं किसी भी हालत पर 3 अप्रैल को पानी चलाऊंगी। बेरीनाग की सम्मानित जनता को पेयजल से मुक्ति कराऊंगी, जो बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। और चकोड़ी की जनता को भी पानी पिलाने का हमारा प्लान है और उसमें भी अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से बहुत 7-8 महीने तो वैसे काम डिस्टर्ब रहा, कोई लेबर उनके पास नहीं थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन 1 मई को वहाँ भी पानी चलाएंगे, कुछ भी करें लेकिन चलाएंगे। बेरीनाग और चौकोड़ी क्षेत्र में थे, उसके बारे में कई बार मुझे बताया गया था। माननीय विधायक जी ने भी मुझे निर्देश दिया था कि आप कृपया एक बार जो है संयुक्त रूप से बैठक करके इस समस्या का समाधान कराएं। तो आज मैं सभी विभागीय अधिकारियों के साथ यहाँ उपस्थित हुआ और बहुत सी बातों पर हम लोगों ने चर्चा विस्तृत की है और समाधान ढूंढने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आगामी 1-2 माह के अंदर जो है ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है, साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद बात करते हैं अगली खबर की। सरोवर नगरी नैनीताल के नैना देवी मंदिर से कुमाऊं की खड़ी होली की शुरुआत कर दी गई। कुमाऊं की खड़ी होली का इतिहास 400 साल से ज्यादा पुराना है। ढोल की थाप के साथ कदमों की चहलकदमी और राग रगनियों का समावेश इस खड़ी होली में होता है। कुमाऊं में चंपावत, पिथौरागढ़, अरमोड़ा, बागेश्वर में इस होली का आयोजन किया जाता है। राग दादरा और राग कहरवा में गाए जाने वाले इस होली के गायन पक्ष में कृष्ण, राधा, राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार समेत रामायण और महाभारत काल की गाथाओं का वर्णन होता है। ये जो है हम लोगों के युगमंच के होली महोत्सव का जो है वो 25वां साल है और ये हम लोग इस साल इसकी रजत जयंती मना रहे हैं। 1976 में हम लोगों ने ये शुरू किया था होली महोत्सव और इसमें मकसद हमारा ये था कि जो हमारी ये होली की इतनी गौरवशाली विधा है, इतनी समृद्धशाली जो हमारे जो बुजुर्ग हमको सौंप कर गए हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि लोग भूलते जा रहे थे, अपनी जड़ों से कटते जा रहे थे। तो हम लोगों का यही उद्देश्य रहा इस आयोजन को करने का 25 साल पहले, कि लोगों को फिर से जोड़ें और अपनी तरफ जो हमारे इतनी जो गौरवशाली परंपराएं हैं, होली है, दिवाली और तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें, उनसे कैसे जोड़ें। खड़ी होली जो है मूलतः ग्रामीण एक लोक नृत्य है। ये जाड़ों के बाद जब लोग कुछ समय खाली रहते हैं तो उस समय का ये नई ऋतु का स्वागत करने के लिए एक लोक नृत्य है, जिसमें हमारे ये विशेषकर चंपावत जिला है उसमें और उससे लगे हुए इलाकों में, नेपाल में भी, ये नहीं कि नेपाल दूसरा देश है तो चंपावत जिले से लगा हुआ है, वहाँ भी खड़ी होली का प्रचलन है। पिथौरागढ़ में भी है और अल्मोड़ा में जो काली कुमाऊं से लगा हुआ इलाका है यहाँ है। तो इसमें ये वैष्णव भक्ति परंपरा पर आधारित है। कोरोना के बढ़ते खतरों का असर हरिद्वार कुंभ पर भी पड़ने लगा है। पिछले दिनों उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने कुंभ में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। उनके इस फैसले को हाईकोर्ट ने अब पलट दिया है। नए फैसले के मुताबिक हरिद्वार महाकुंभ में जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव दिखाना अनिवार्य होगा। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश दिया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। को लेके हमने यह बताया था कि सीएम साहब ने एक डिक्लेरेशन दिया कि नेगेटिव RT-PCR लाने की ज़रूरत नहीं है, तो कोर्ट ने यह गलत कहा है कि नहीं, लाना ज़रूरी है। केंद्र की SOP और स्टेट की SOP लागू होगी। तो चीफ सेक्रेटरी ने इंश्योर किया है, कोर्ट को अंडरटेकिंग दी है कि नेगेटिव RT-PCR के ही बाद हम अलाउ करेंगे पिलग्रिम्स को। इसके अलावा हमने एक सजेशन दिया था कोर्ट को कि जब ये SOP रिलीज़ हुई थी उसके बाद बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो गए, तो जो लोग वैक्सीनेटेड की सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे तो उनको भी आने दिया जाए, क्योंकि उनका नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट ने यह माना कि ठीक है, नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के अलावा अगर कोई अपना वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट देगा तो वो भी कुंभ में आ सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है जो गऊ घाट और शाही घाट है तपोवन के, उनको जल्द से जल्द ठीक कराएं। सड़कें जो इनकम्प्लीट है वो ठीक कराएं, चेंजिंग रूम्स लगाएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीरथ सरकार को झटका देते हुए कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार में साधु संतों ने प्रतिक्रिया देते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गी ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश सही है, सभी को आदेश का पालन करना चाहिए, जिससे मेला सुरक्षित हो सकेगा। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि मेले को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए कोरोना संक्रमितों की जांच और सही उपचार जरूरी है, इसलिए सभी को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। इस समय को देखते हुए ये बहुत ही आवश्यक है कि टेस्टिंग होनी चाहिए, फिर उसको हमें ढूंढना भी है कौन व्यक्ति है, और उसके बाद उसको जो है ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है जो भी फैसला हाईकोर्ट ने दिया है बिल्कुल उचित दिया, और हम सब इसका जो है पालन हम करेंगे। मैंने भी कई बार लोगों से अपने संबोधन में कहा है, आने वाले श्रद्धालु, आने वाले संत महात्मा कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और जो सरकार का दिशा निर्देश का पालन करें। अब सवाल ये उठता है कि आस्था की जब मार पड़ती है, भीड़ होती है और इतना जब सैलाब उभरता है तो क्या संभव है? क्या मुझे लगता है संभव नहीं है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हरिद्वार में संतों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसे लेकर कई संत जहां होम आइसोलेट हुए हैं, वही अधिकारी भी मौन है। ऐसे में संतों ने हरिद्वार की मां मनसा देवी सिद्धपीठ मंदिर में मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। वहीं मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र गिरी महाराज ने बताया कि हमने मां भवानी के सामने एक यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा जानकारियों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।